हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। मैं आज फिर से ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज पे दूसरा लेक्चर लेके आ गया हूँ और मैं आज बताने वाला हूँ स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन। आखिर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, उस पर बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया था, रिस्पायरेशन क्या होता है ना। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, वेंटिलेशन, है ना। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में हमने बात कर लिया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप्स इन्वॉल्विंग रेस्पिरेशन। आखिर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं। तो आइए आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ आप फिर कभी भूलेंगे नहीं, है ना। वो पांचों के पांचों स्टेप मैं आपको फिगर बनाकर एक तरीके से मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा, आप फिर कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए आइए हम बात करते हैं वो पांचों स्टेप्स पे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे पहला स्टेप्स है ना, वो क्या है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग है, आप ध्यान रख सकते हैं। ब्रीथिंग में 2 चीज होता है, एक क्या होता है, इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन। दूसरा नंबर पे क्या होता है, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब O2 को इनहेल करना और एक्सहेलेशन का मतलब CO2 को बाहर निकालना। अच्छा, इसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, ब्रीथिंग कह लेते हैं। चलिए, या एक शब्द देते हैं जिसका नाम क्या है, वेंटिलेशन, है ना, या वेंटिलेशन के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं एक ह्यूमन बीइंग ले रहा हूँ। चलो, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन बीइंग का फिगर बनाया भाई। अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, इसका ये नोज है यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। यहाँ से आपको पता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से क्या जाएगा, है ना। बताइए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होकर क्या जाएगा भाई। चलिए, मैं यहाँ पे इंसान बना दिया हूँ। चलिए, अब इसके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से क्या जाएगा आप बताओ। अंदर की ओर क्या जाएगा, O2 जाएगा, और बाहर क्या आएगा, सेल से यूटिलाइज होकर O2 बाहर की ओर आएगा। चलिए, ये सारी चीज़ है। अब यहाँ पे मैं अगला स्टेप जो लेने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, एल्वियोलाई बनाता हूँ। यहाँ पे अपन कैपिलरी ट्यूब बना लेते हैं, देख लीजिए कैपिलरी ट्यूब है। अच्छा, यहाँ पे अपन जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से O2 और CO2 को क्या कर रहे हैं, भेजने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं, पहला नंबर वाला ये हो गया। दूसरा नंबर जो होता है क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा स्टेप है। अच्छा, यहाँ देखिएगा, ये O2 है, O2 को कहाँ, यहाँ पे भेजेगा, और CO2 जो है ना अंदर एल्वियोलाई में चला जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, अपना एल्वियोलाई है, और ये क्या है, पल्मोनरी ट्यूब है। कौन सा ट्यूब है, पल्मोनरी ट्यूब है। अब आप देखो जरा सा क्या हो रहा है यहाँ पे। तीसरा जो स्टेप्स है, एक्सचेंज ऑफ गैस, ये देखिए, गैसेस एल्वियोलाई टू बताइए, एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई टू पल्मोनरी कैपिलरीज। अरे पल्मोनरी कैपिलरीज। अब देखिए तीसरा स्टेप्स हो गया। अब चौथा स्टेप्स में अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज देखिएगा ध्यान से, मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे जो पल्मोनरी शब्द का यूज किया गया, पल्मोनरी मीन्स क्या होता है आपको पता है, जो भी चीज हार्ट से जुड़ा होता है उसको अपन क्या कह लेते हैं, पल्मोनरी।
कैपिलरीज। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए सिस्टमिक शब्द का यूज करते हैं तो सिस्टमिक मीन्स क्या होता है, टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू से रिलेटेड होता है उसको सिस्टमिक कहते हैं। और पल्मोनरी का मीन्स, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, यानी कि हार्ट से जुड़ा हुआ है ना। चलिए पल्मोनरी शब्द उसी के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, एक ट्यूब ये भी है। आइए यहां से क्या जुड़ा होता है भाई, यहाँ पे अपना टिश्यू लगा होता है। चलिए अब देखिए यहां से अपन क्या करते हैं, O2 को इधर भेजते हैं, O2 सेल में भेजा जाता है। और यहां देखिए CO2 O2 को इधर भेजा जाता है कैपिलरी ट्यूब, क्योंकि यही पूरे शरीर में ले जाएगा भाई। और यहाँ से CO2 चला जाता है, यहाँ आता है, ठीक है ना। चलिए तो अपन ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं चौथा नंबर पे, एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, यहाँ पे आपका हो जाता है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। चलिए एक्सचेंज ऐसे लिखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस like systemic capillary systemic capillary to tissue, systemic capillaries to tissue। अच्छा यहाँ पे एक शब्द आया टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या करता है भाई, डिफ्यूजन करने का काम करता है। यही टिश्यू क्या देगा भाई, यहाँ देख लीजिएगा एक शब्द में, मैं जरा सा टिश्यू को यहाँ पे हाईलाइट करके लिखता हूँ, टू, यहाँ पे मैंने टिश्यू लिखा ना। अब ये टिश्यू ना ध्यान से देखिएगा, ये टिश्यू ना क्या देगा भाई, O2 देगा, क्योंकि आपको पता है टिश्यू क्या दे देगा, O2। सॉरी उल्टा मैंने कर दिया, सॉरी मिस्टेक हो गया। ये O2 ना कहाँ जाएगा, टिश्यू में, और इसका CO2 ना इधर बाहर आ जाएगा, ध्यान रखिए। तो टिश्यू में कौन चला गया, O2। अब O2 का क्या होगा भाई, यूटिलाइजेशन होगा। क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। अब यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2। यहाँ पे पांचवा जो स्टेप्स है उसके बाद क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 है ना, बाय द cells for catabolic reactions and resultant releases, catabolic reaction and utilization of O2 by cell by a catabolic reaction and then form CO2 and releases energy, and CO2 and reaction then form CO2 and releases energy and amino acid, and releases energy amino acid, utilization of O2, utilization of cell by O2, utilization of cell, हाँ वही बात है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन, देन CO2 एंड रिलीजेस एनर्जी, देन एनर्जी एंड एमिनो एसिड, एनर्जी देता है और इम्यूनो एसिड देता है। देखिए मैंने पांचों के पांचों स्टेप्स बात कर लिए। सबसे पहले क्या करेगा, इनहेलेशन। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का साइड वाला लाइन लिखा गया, मैंने आपको फिगर के द्वारा यही 5 स्टेप्स को समझाने की कोशिश किया है। देखिए सबसे शुरू में क्या करते हैं हम लोग, इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन यानी कि लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसको छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, उसके बाद बाकी का प्रोसेस ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने लगता है। अब अपने एल्वियोलाई में जाता है, एल्वियोलाई, उसके बाद पल्मोनरी ट्यूब्स होता है, वहां पे जाता है, वहां पे एक्सचेंज होता है O2 CO2 का, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज होने के बाद फिर से कहाँ चला जाता है, सिस्टमिक ट्यूब के कैपिलरी के पास चला जाता है, वहां पे भी टिश्यू के साथ एक्सचेंज होता है गैस का। उसके बाद वो टिश्यू O2 का क्या करता है, यूटिलाइजेशन करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ, देखिए आप, यूटिलाइजेशन बाय
द सेल कैटाबोलिक रिएक्शन देन फॉर्म, है ना। कैटाबोलिक रिएक्शन उससे क्या एनर्जी और इम्यूनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये 5 स्टेप्स है, आप 5वें स्टेप्स को देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रेथिंग, मैंने बोला ना ब्रेथिंग और द पल्मोनरी वेंटिलेशन किसके साथ करता है ये, सबसे शुरू में क्या किसके साथ करता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। चलिए पल्मोनरी विच द एटमॉस्फेरिक, भाई एटमॉस्फेयर से ही ले रहा है, ये किससे ले रहा है, देखो तो सही, ये किससे ले रहा है, एटीएम, यानी कि ये शुरुआत में एटमॉस्फेयर से ही ले रहा है। एयर ड्रॉन इन द CO2 रिच एल्वियोलाई एयर इज रिलीजेज आउट। देखिए पहला स्टेप्स मैंने यही बात बोला। दूसरा डिफ्यूजन ऑफ गैस NO2, भाई दूसरा स्टेप्स में क्या करा, पहला ब्रीथिंग किया, उसका डिफ्यूजन ऑफ गैस, इसके बीच में क्या हो रहा है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, इसी को कह लेंगे हम लोग डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन ऑफ गैस, गैस का क्या हुआ भाई, डिफ्यूजन हुआ। देखिए दूसरा लाइन में यही बात है, देखिए एल्वियोलाई मेम्ब्रेन के साथ, दिख रहा है ना किसके साथ, एल्वियोलाई मेम्ब्रेन के साथ है। चलिए यही अपना एल्वियोलाई मेम्ब्रेन है, अपन ध्यान रख सकते हैं। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय द ब्लड, उसके बाद ये टिश्यू कैपिलरी ट्यूब के साथ है ना, ब्लड के साथ क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। डिफ्यूजन ऑफ O2, उसके बाद क्या होगा उसमें भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक सिस्टमिक कैपिलरी, इसमें क्या होगा, आपस में डिफ्यूजन की क्रिया होगा, आपस में मिश्रण होगा। उसके बाद लास्टली क्या करेगा, यूटिलाइजेशन करेगा। ये पांचों के पांचों स्टेप्स है। तो इस सारे स्टेप्स को आप अच्छी तरह से चाहे तो लिख ले, मैंने आपको समझा दिया है। देखिए मैंने कितने बेहतरीन तरीका से बताया कि एटमॉस्फेयर से लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, गैस का ब्रीथिंग करता है शुरू में, उसके बाद एटमॉस्फेयर से लेने का काम करता है। इसी को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, है ना। तो आप ध्यान रखिए क्योंकि पल्मोनरी होता है इसमें एल्वियोलाई, और ये देखिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई के साथ, एल्वियोलाई मेम्ब्रेन पल्मोनरी के साथ। उसके बाद अगला क्या करता है, एक्सचेंज गैसेस सिस्टमिक कैपिलरी के साथ करता है, ब्लड एंड कैपिलरी टिश्यू के साथ किया जाता है। उसके बाद यूटिलाइजेशन होता है। ये पांचों के पांचों स्टेप्स हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। आप इस चीजों को क्या कीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। चलिए चलिए आइए मिटाते हैं। आइए एक एक करके आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो इधर अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, है ना, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ये कैसा आखिर करता है, ये इंटरसेलुलर, कैसा है, ये इंटरसेलुलर है। इंटरसेलुलर रिस्पायरेशन करता है, पहली बात इंटरसेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ब्रीथिंग। अगर आप ब्रीथिंग की बात करते हैं तो ब्रीथिंग में इनहेलेशन, उसके बाद एक्सहेलेशन, देख लीजिए इनहेलेशन हो गया, इनहेलेशन आ गया, एक्सहेलेशन आ गया, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ गया। आ जाइए यहाँ पे दोनों ब्रीथिंग है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अभी थोड़ा देर पहले समझाया। अच्छा दो तरह से हो सकता है, एक एल्वियोलाई और एक टिश्यू, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। उसके बाद लास्टली किसके साथ होता है भाई, ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सचेंज जब हो गया तब क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए तो इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं। चलिए अब हम अगला टॉपिक पे चलने वाले हैं, रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर पे। अब हम बात करने वाले हैं रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर पे, आप इसको लिख लीजिए। चलिए रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की। रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है ना, श्वसन संरचना। श्वसन के लिए कौन कौन सा संरचना है, चलिए आइए बात करते हैं। दो तरह के होते हैं, एक हैबिट एंड हैबिटेट के आधार पर बांटते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट के आधार पे, ठीक है। दूसरा नंबर पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे। कहने का मतलब कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, कोशिकीय है या टिश्यू लेवल है या ऑर्गेन है या ऑर्गेन सिस्टम है, उसको कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर बात है यहाँ पे। अच्छा ये तो खत्म हो गया, अच्छे से लिख लीजिए। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आइए, अगर हैबिटेट की बात करें भाई तो ये भी दो तरह के होते हैं, आप देख सकते हैं। पहला एक एक्वेटिक होगा और दूसरा टेरेस्ट्रियल हो। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है भाई, जलीय, ये जलीय की बात कर रहे हैं। और टेरेस्ट्रियल क्या होता है, स्थलीय। आइए बात करते हैं। हैबिटेट का मतलब आवास और स्थान के, आवास और आवास स्थान, इसके आधार पे बात है। आवास या आवास स्थान के आधार पे। अब अगर आप एक्वेटिक की बात करते हैं पानी में, तो पानी में रहने वाला जीव के पास क्या होगा, गिल्स होगा। भाई टेरेस्ट्रियल है तो उसके पास क्या हो सकता है, लंग्स हो सकता है, लंग्स। अगर जो गिल्स वाला है, गिल्स वाला की अगर आप बात कीजिएगा समझिए, तो गिल्स वाला जो रिस्पायरेशन करता है वो किस तरह का करता है बताइए। चलिए गिल्स वाले की बात करते हैं तो जो रिस्पायरेशन करता है ब्रोंकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियल रिस्पायरेशन है। लंग्स वाले को, अच्छा गिल्स, आपको पता है गिल्स वाले के अंतर्गत बहुत सारी चीजें है। फिश में क्या हो जाता है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। पल्मोनरी रिस्पायरेशन देख लीजिए आप। चलिए आइए, आपको भी पता है गिल्स में जो भी एक्वेटिक जीव है, जलीय जीव है, जैसे आर्थ्रोपोडा आ गया, फिश आ गए, ये सारे जीव सब क्या आ जाते हैं भाई, ये करते हैं। और हायर में क्या आ गया, जैसे हम लोग हो गए, जितने भी जानवर सब हो गए, वो सब लंग्स के द्वारा करते हैं। आइए हम बात करते हैं, अगर आपने ये लिख लिया तो अपन इसके बारे में बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के विषय में बात करते हैं। आइए इसको जरा सा मिटा देते हैं। अब आइए देखिए, अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो अपन पल्मोनरी रिस्पायरेशन। चलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग लेवल होता है। सबसे पहला वाला जो होता है सेलुलर, आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है, सेलुलर, इसको कहते हैं कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर, सेलुलर कोशिकीय स्तर, सेलुलर लेवल मत लिखो, लेवल ऊपर लिख ही दिए तो बार बार लिखना जरूरी नहीं। सेलुलर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, टिश्यू यानी कि उत्तक स्तर। चलिए अस्तर, लेवल नहीं लिख रहे आप, है ना। कोशिकीय हो गया, उत्तक हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ऑर्गेन हो गया, शारीरिक, ऑर्गेन का मतलब क्या हो गया, शारीरिक। उसके बाद क्या हो गया, ऑर्गेन सिस्टम का मतलब क्या, शारीरिक तंत्र, शारीरिक तंत्र जिसको कहते हैं। आइए बात करते हैं, अगर कोशिकीय की बात करें तो इसमें कौन आ जाएगा, अपना पोरीफेरा। याद है पोरीफेरा के बारे में बात किए थे, पोरीफेरा कौन सा आ जाएगा, पोरीफेरा, है ना। एस्पंजी जिसको कहते हैं, क्या कहते थे, एस्पॉन्जी कहते थे। चलिए टिश्यू की अगर बात कीजिएगा तो टिश्यू में दो आ जाता है, एक कॉलेंट्राटा, चलिए थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, एक कॉलेंट्रेटा, एक क्या है भाई, कॉलेंट्रेटा टिनोफोरा। अच्छा देखिए पोरीफेरा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जलीय जीव है, जल में रहने वाला है,
इसका कोई आकृति नहीं होता है, ये असेलुलर होता है। समझे बातों के नहीं, ये दोनों पानी में फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों जगह मिल जाएंगे। इसके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है जिसका नाम ओस्टिया और ओस्कुलम होता है ना, जिसके द्वारा ओस्टिया के द्वारा क्या करता है, पानी को इनहेल करता है और ओस्कुलम के द्वारा पानी को बाहर निकालने का काम करता है। इसमें कोइनोसाइट नाम का क्या होता है, ढांचा प्रदान करने के लिए एक प्रकार का अंग होता है, कोहिनोसाइट्स जिसको कहते हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं इसका मेन चीज सब। अब आइए कॉलेंटेटा टिनोफोरा, ये दोनों के दोनों जीव जो है टिश्यू लेवल वाला है। आइए टिश्यू लेवल वाला है। अच्छा, कॉलेंट्रेटा की अगर हम बात करते हैं तो कॉलेंट्रेटा जो जीव है भाई, सिंपल सी बात समझिए, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलेंट्रेटा। कॉलेंट्रेटा पूर्ण रूप में तैरने वाला होता है। कॉलेंट्रेटा क्या होता है, पूर्ण रूप में तैरने वाला होता है ना। ये पानी में बहुत अच्छे से तैर लेता है, फ्री स्विमिंग जिसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत ओवेलिया, ऑरेलिया, मेडुसा, ये सारे एग्जाम्पल सब आते हैं। ये जो जीव होते हैं छाता की आकृति का होता है और सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार आकृति का भी हो सकता है, अलग अलग आकृति वाले होते हैं, तो ध्यान रख सकते हैं। अपन अब बात करते हैं ऑर्गन लेवल की। किसकी बात करते हैं, आई ऑर्गन लेवल की। तो भाई ऑर्गन में भी अलग अलग प्रकार है। इसकी अगर बात करें तो प्लेटी हेलमिंथस, एस्की हेलमिंथस। अच्छा, यहाँ पे प्लेटी हेलमिंथस को हम लोग क्या कहते थे, फ्लैट वर्म है ना, फ्लैट वर्म। शपट कृमि, चिपिट कृमि कहते हैं ना। आज को गोल कृमि क्या कहते हैं, राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, गोल कृमि। तो ध्यान रख सकते हैं। आइए अपन बात करते हैं ऑर्गन। तो यहां से यहां तक वाला जो हो गया ना, आप ध्यान रख सकते हैं, यहां से यहां तक है ना, ये सारे के सारे यहां से यहां तक की अगर आप बात करोगे तो मैं कहूंगा ये सारे के सारे बाईलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। लेटरल सिमेट्री वाले होते हैं, सॉरी रेडियल सिमेट्री, उल्टा मैंने बोल दिया है, रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। अगर आप बात करो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहां से अब देखो सही मायने में अगर आप पूछोगे तो यहां से क्या एस्की हेलमिंथस से स्टार्ट हो जाता है ऑर्गन लेवल, है ना, यानी कि टिश्यू यहां तक ऑर्गन तक हो गया। उसके बाद अब बात करो एस्की हेलमिंथस से लेके एस्की हेलमिंथस अप टू कहां, कॉर्डेट तक, अप टू कॉर्डाटा तक अगर आप जाओगे, है ना, प्लेटी हेलमिंथस सब के क्या किस में आ जाता है, ऑर्गन लेवल वाले में। ऑर्गन लेवल आ जाता है तो अपन को ध्यान रखना है ना, गोल कृमि से लेके कॉर्डेटा तक। आपको पता है पोरीफेरा, कॉलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथस, एस्की हेलमिंथस, है ना, एस्की हेलमिंथस हो गया। उसके बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, है ना, मोलस्का के बाद क्या, इकाइनोडर्मेटा, है ना, हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद कॉर्डेटा, इसी में आता है सेफेलोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ये सारे के सारे कॉर्डेट है। समझ रहे बात हो ना, तो अपन को याद रखना। उसके बाद फिर वर्टिब्रेटा भी बढ़ जाता है, तो उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं। आइए तो भाई वर्टिब्रेटा, यहाँ कॉर्डेट तक तो मैंने बोला है, आप बोल सकते हैं लास्ट वर्टिब्रेटा, है ना, वर्टिब्रेटा भी आ जाएगा। वर्टिब्राटा भाई ये सब के सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम वाला है ना। वर्टिब्रेटा में टेट्रापोड्स हो गए, जितने भी हो गए, है ना, जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एबीज, ये सब के सब ऑर्गन सिस्टम वाला है ना। तो अपन को याद रखना है कि ऑर्गन सिस्टम वाला कौन कौन सा है। चलिए अब अपन बात करने वाले हैं, इस सारी की मैंने बात कर ली सारी चीजों की। अब अपन बात करने वाले हैं ह्यूमन रिस्पायरेशन के बारे में। आइए तो हम बात करते हैं आखिर ह्यूमन रिस्पायरेशन क्या होता है। चलिए एक एक करके अपन बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिस्पायरेशन पे बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहां तक आगे की ओर लिखो, आगे की ओर अपन चलते हैं। चलिए अपन बात करते हैं ह्यूमन रिस्पायरेशन पे। चलिए तो स्टार्ट करें ह्यूमन रिस्पायरेशन के बारे में।
आइए देखिए, आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत हो रहा है ना। चलिए, ह्यूमन ह्यूमन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन। अगर अपन ह्यूमन रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन रिस्पायरेशन में जो है ना, ह्यूमन रिस्पायरेशन की जो बात करते हैं तो इसमें ना यानी कि अलग अलग जो अंग इन्वॉल्व होते हैं, मैं शुरू से लेके मैं सारे अंग के बारे में बात कर लेता हूँ कि आखिर किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो चलिए एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका नाम है ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अच्छा, ये बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको एक्सटर्नल कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, नेजल चैम्बर आ जाता है। नेजल 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 चैम्बर। अच्छा, नेजल चैम्बर में दो होते हैं है ना, सेप्टम वाला पार्ट जो होता है नेजल चैम्बर, दूसरा। तीसरा जो हो गया आपका इंटरनल नॉस्ट्रिल। अच्छा, ये देखिएगा जो एक्सटर्नल होता है ना, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो है ना, ये एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर से क्या करता है, एटमॉस्फेयर से है ना O2 लेता है भाई यहाँ पे, है ना। और ये इंटरनल जो नॉस्ट्रिल होता है इसको हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन, इंटरनल इंटरनल रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। और जो एक्सटर्नल होता है इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है ना। चलिए, तो आप एक मिनट रुकिएगा जरा। तो चलिए आइए देखिए, इंटरनल रिस्पायरेशन की अगर हम बात करते हैं, ये इंटरनल रिस्पायरेशन है, इंटरनल रिस्पायरेशन है। चौथा जो नंबर वाला है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, नेजल चैम्बर हो गया, इंटरनल नॉस्ट्रिल हो गया। इंटरनल के बाद ये जो चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है आप देख सकते हैं, है ना, फारियानेक्स में चला जाता है। फारियानेक्स फारियानेक्स कहते हैं इसको, है ना। नेजो फारियानेक्स कहते हैं। पांचवा नंबर वाला हो गया आपका फारियानेक्स के बाद क्या हो गया, लारियानेक्स जिसको कहते हैं लारियानेक्स कहते हैं। उसके बाद छठा नंबर वाला जो आता है, अच्छा इसको ना कॉमन पैसेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन पैसेज ऑफ है ना, कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड O2, एयर एंड ओएसोफेगस, एयर एंड फूड का बोल सकते हैं, एयर एंड फूड, है ना। लारियानेक्स को क्या कहते हैं अपन, है ना, साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं, साउंड बॉक्स, ध्यान रख सकते हैं आप, है ना। चलिए, उसके बाद छठा नंबर वाला जो है कहाँ चला जाता है, ब्रोंक्यूल्स के पास, है ना। उसके बाद चले जाते हैं कहाँ पे, लारियानेक्स हो गया, लारियानेक्स, फारियानेक्स, लारियानेक्स। उसके बाद एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, सॉरी, लारियानेक्स, फारियानेक्स। चलिए, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया है। एक मिनट, चलिए, मैंने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फारियानेक्स, लारियानेक्स, उसके बाद मैं क्या बोला था, ब्रोंक्यूल्स हो गया। सातवां हो गया प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। और क्या हो गया, आठवां नंबर वाला हो गया सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद क्या आ जाता है, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, देख सकते हैं आप, है ना।
टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, और लास्टली जो हो जाता है ना, लास्टली अपन एल्वियोलाई के पास पहुंच जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स उसके बाद चला जाता है एल्वियोलाई, और 10वां नंबर वाला जो है टिश्यू के पास, उसके बाद पूरा टिश्यू के पास चला जाता है। तो इस तरह से सारा स्टेप्स होते हैं। आप ध्यान रख सकते हैं मैंने क्या क्या बोला। सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, उसके बाद नेजल चेम्बर, उसके बाद क्या आ जाता है इंटरनल नोस्ट्रिल, इंटरनल के बाद आ जाता है फारियानेक्स, फारियानेक्स के बाद आ जाता है लारियानेक्स, लारियानेक्स के बाद आ जाता है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में बढ़ जाते हैं। उसके बाद लास्टली कहाँ चला जाता है एल्वियोलाई पे, एल्वियोलाई के बाद कहाँ चला जाता है टिश्यू पे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप्स क्या होते हैं, एक्सचेंज होते चला जाता है। आपको पता है जो एल्वियोलाई होते हैं यहाँ पे, इसी को हम इस तरह से देखिएगा, ऐसा होता है ना, इस तरह का पाइप होता है, उसके बाद ऐसे यहाँ से चेम्बर होते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे सेप्टेशन ना, इसी तरह के जो सेप्टेशन है इसमें क्या होने लगता है, डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से हो जाता है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, इस वाले को जो कार्टिलेजियन ट्रैकिया के नाम से जानते हैं, ट्रैकिया। उसके बाद यहाँ पे इसी चीज को ट्रैकिया फारियानेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फारियानेक्स मैंने वहां पे लिख दिया है, फारियानेक्स। उसके बाद क्या हो जाता है, फारियानेक्स के बाद क्या हो जाता है, ये लारियानेक्स हो जाता है, लारियानेक्स हो गया। अच्छा, लारियानेक्स के बाद जो हो जाता है ना, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी इसमें बढ़ जाते हैं, प्राइमरी फिर सेकेंडरी, है ना, फिर ये यहाँ पे क्या हो जाता है टर्शियरी, और भी कहने का मतलब अलग अलग भागों में बढ़ते चला जाता है ना, इस तरह से पार्टीशन हो जाता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टर्शियरी बोलते हैं। और इसी में ना इस तरह से गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा है ना, ऐसा इसी को अपन बोल देते हैं एल्वियोलाई, यही है एल्वियोलाई, है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं एल्वियोलाई। इस तरह से गैस का एक्सचेंज होता है, तो आप ध्यान रख सकते हो। चलिए, तो मैंने अभी तक यहाँ तक सारी बातें कर ली, अब मैं अगले दिन आपको, है ना, आगे की ओर बताऊंगा। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद। चलिए।